ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार इतना समय बाद यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो आ रही है और फाइनली अब अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का पार्ट 3 आ चुका है। मतलब उसका फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहूंगा कि पहली बात ये एपिसोड 1 घंटे की ड्यूरेशन का है, यानी कि नॉर्मली जो एनिमे के एपिसोड होते हैं उसका 3 टाइम्स। तो ऑब्वियसली इसी वजह से ये वीडियो भी काफी लंबी हो सकती है, ठीक है। और आई होप आपको यार लंबी वीडियो देखने में काफी ज्यादा मजा भी आएगा, है कि नहीं। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ कि यार पहले अटैक ऑन टाइटन में क्या हुआ था क्या नहीं, और पूरा स्टोरी नहीं गिनाऊंगा, डोंट वरी। मैं लास्ट के सीजन के लास्ट के एपिसोड का थोड़ा रिकैप दूंगा आपको कि क्या चल रहा था क्या नहीं। जैसे कि आपको याद होगा कि एरन को सपोर्ट करने वाले लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जिनका नाम येगरेस था, और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यार ऑब्वियसली पैराडाइज आइलैंड पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एरन को रोकने की कोशिश करेंगे, जबकि एरन तो इनके लिए ही यहाँ पे सब कुछ कर रहा है। तो येगरेस का यहाँ पे यही मेन प्लान होता है कि ये लोग इन सारे के सारे ट्रेटर्स को, यानी कि धोखेबाजों को खत्म कर देंगे और किसी भी तरह एरन तक पहुंचने से रोकेंगे। तो जिसके बाद यहाँ पे वॉरियर्स, लीवाई स्क्वाड और कुछ क्योमी के लोग यहाँ पे यही प्लान बनाते हैं कि ये लोग एक बोट में एयरशिप को लेके भाग सकते हैं, और ये एयरशिप ही ऐसी एक चीज है जिससे ये लोग रमलिंग को ऊपर से देख सकते हैं। इसी वजह से ये एयरशिप बनाई गई थी, लेकिन अब ये एयरशिप से बहुत तेजी से रमलिंग तक पहुंच सकते हैं और एरन को जाके मना सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पे इस प्रोसेस में काफी लड़ाई हुई और काफी कॉमरेड्स भी मारे गए, यानी कि येगरेस लोग मारे गए। और जिनको मार के यार हमारे 104 कैडेट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे और काफी डिमोटिवेटेड थे, लेकिन उनको पता था कि उनको क्या करना है। इन दी एंड ये लोग किसी तरह उस शिप को लेके निकल जाते हैं और इस प्रोसेस में काफी लोग मारे भी जाते हैं। इस शिप से निकलने के बाद ऑब्वियसली बात है ये एयरशिप अभी उड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, उसके लिए इसकी सर्विसिंग कराना जरूरी होता है, जिस वजह से ये उड़ने के लिए तैयार हो पाए। तो कियोमी का यही प्लान होता है कि ये लोग हिजुरु की ही एक ऐसी स्टेट में जा सकते हैं जहाँ पे उस पोर्ट पे जाके इस एयरशिप की सर्विसिंग हो सकती है, और हो सकता है कि वहां तक अभी तक रमलिंग ना पहुंची हो। तो इस वजह से ये लोग सीधा वहीं के लिए निकल जाते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमें यही देखने को मिला था। तो चलिए फिर अभी वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे बिल्कुल पहले का सीन दिखाया जाता है, एपिसोड फर्स्ट का, जब यहाँ पे एरन सो रहा होता है और उसको एक बुरा सपना आता है जिससे कि वो जागता है। मिकासा उसके सामने होती है और वो नोटिस करती है कि यहाँ पे एरन रो रहा होता है। एरन यही कहता है कि उसको ऐसा सपना आया है जो कि उसे लगता है कि कभी खत्म ही नहीं होगा, और काफी अजीब सपना था, लेकिन उसको याद नहीं कि वो क्या था। दूसरी ओर यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है मार्ले का, और यहाँ पे दो बच्चे होते हैं, रामसी और खलील, जो कि बेसिकली चोर होते हैं। यार ऑब्वियसली बात है कि एल्डियंस का यहाँ पे काफी बुरा हाल हो रखा है, जिस वजह से इनको चोरी करनी पड़ती है, ठीक है। इनमें से एक भाई का हाथ भी कट चुका होता है। पिछले कुछ एपिसोड में हम देख चुके हैं कि मार्लियंस बिल्कुल भी चोरों को छोड़ते नहीं है। तो ये बेसिकली दोनों छोटे भाई होते हैं जिनकी फैमिली गरीब होती है और इनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये सब करना पड़ता है, इनके पास और कुछ चारा नहीं होता। तभी ये लोग देखते हैं कि काफी लोग यहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं। तो ये लोग यही सोचते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, काफी चिड़िया वगैरह उड़ती है, और ये जब देखते हैं तो सामने से भाई रमलिंग आ रही होती है, यानी कि बड़े बड़े वॉल टाइटन्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जब मार्ले सिटी में यहाँ पे एरन घूम रहा था, तो वो यही सोचता है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं और एक समय बाद आके वो इन सबको मार डालेगा जान से। इन सबके ड्रीम्स, इन सबकी जिंदगी, इन सबके दोस्त, फैमिली वगैरह सब खत्म हो जाएगा। अगर एल्डियंस पूरी तरह से मिट जाएंगे तो ये टाइटन की समस्या भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर से किसी एल्डियन को ऐसे सफर नहीं करना पड़ेगा। एरन यहाँ पे देखता है कि एक छोटे से बच्चे को यहाँ पे 3 मर्चेंट्स मिलके मार रहे होते हैं, और जब एरन वहाँ पे देखने जाता है तो ये लोग यही कहते हैं कि ये हमारे बिजनेस के लिए हानिकारक है, ऐसे चोरों की वजह से हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो एरन कहता है कि यहाँ पे मैं अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है आगे चल के मैं इन सबको जान से मार डालूंगा, इवन उस बच्चे को भी, तो मैं उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे एरन उसको बचाता है और उसके घर तक उसको छोड़ के आता है। वो बच्चा एरन को थैंक यू बोलता है, लेकिन एरन यहाँ पे रोना शुरू कर देता है, वो उससे माफी मांगता है। और यहाँ पे फिर से हमें अभी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा डरे होते हैं और हमें बताया जाता है बेसिकली यही वो बच्चा है जो कि अभी इस रमलिंग को देख रहा होता है। इन दोनों में से एक भाई एरन से पहले ही मिल चुका था। ये बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और ये लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पे ये टाइटन्स क्या कर रहे हैं और ये इधर क्यों है। ये रमलिंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है और ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग यहाँ पे भाग रहे होते हैं तो इनके पैसे यहाँ पे गिर जाते हैं, जिनको उठाने के लिए रुक जाते हैं। खलील यहाँ पे आगे बढ़ते हैं पैसे उठाने के लिए, और हमें पहले का भी सीन बताया जाता है, एरन की आवाज सुनाई दी जाती है कि एरन ने बाहर की दुनिया के बारे में जैसा भी सोचा था कि वो बड़े बड़े समुद्र देखेगा, आइस फील्ड्स देखेगा, बहुत अच्छी दुनिया होगी, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ अलग है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। जो भी उसने आर्मिन की बुक में चीजें देखी थी
वो तो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और वो जब बाहर की दुनिया में आया तो वो सच में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। और यहाँ पे हमें फाइनली दिखाया जाता है कि एक वॉल टाइटन उस बच्चे को कुचल देता है, यानी कि दोनों बच्चों को कुचल देता है। और एरन कहता है कि इसलिए मैं हर चीज मिटा डालूंगा, तो उसके लिए मेरे को माफ करना। तो यार पहले ही एरन उस बेचारे बच्चे को ये सारी चीजें बता चुका होता है। उस टाइम शायद उसको ये बात समझ नहीं आई होगी क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन अब तो यार सब कुछ सामने ही है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे लोग सफर कर रहे हैं, भाग रहे हैं रमलिंग से, वो पूरी कोशिश करते हैं रमलिंग से आगे निकलने की। लोग यहाँ पे दुकानों से चोरी कर रहे होते हैं, वो भी मरते हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं वो भी मरते हैं। लोग इधर जिंदा जल रहे होते हैं भाई टाइटन की हीट से, मतलब जो कुचले नहीं जा रहे वो आग से जल के मर रहे हैं। लोग गाड़ी चला के भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगदड़ की वजह से वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। और हम यहाँ दिखाया जाता है भाई वॉल टाइटन के साथ साथ फाउंडिंग टाइटन का सीन, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाया जाता है। और इन दी एंड हमें यहाँ पे एरन का सीन दिखाया जाता है। एरन बताता है कि बचपन से मैंने अपने सामने सिर्फ एक ही चीज देखी थी, वो थी ये बड़ी बड़ी दीवारें जिनसे मेरे को काफी चिढ़ मचती थी, वो पानी जिसमें काफी चमक होती थी, आइसलैंड, बड़े बड़े रेगिस्तान। ये सारी चीजें किसे देखने को मिली होंगी? ये सारी चीजें उन लोगों को देखने को मिली होंगी जो कि असलियत में आजाद थे। सबसे आजाद लोग इस चीज को सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। तो आखिरकार हम यहाँ पे पहुंचे गए इस सीनरी पे, क्यों है ना आर्मिन? तो यहाँ पे बेसिकली गलती से वो आर्मिन को कांटेक्ट करता है कोऑर्डिनेट के थ्रू, जिस वजह से आर्मिन थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट पे आ जाता है। और वो ये कहते हैं एरन, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो शिप पे होता है, वो शिप पे वापस आ जाता है। यहाँ पे एनी बैठी होती है और एनी उससे पूछते तुम्हारी चोट ठीक हो गई? तो आर्मिन कहते हैं कि हाँ मेरे पास काफी समय था ठीक होने के लिए, तो इस वजह से सब कुछ ठीक हो चुका है। ये दोनों यहाँ पे साथ में बैठ जाते हैं और एनी आर्मिन को शुक्रिया अदा करती है कि इतने साल से जब वो क्रिस्टल में थी तो हमेशा आर्मिन उससे बात करने आया करता था। एनी उससे यही बोलती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं थी या कोई और लड़की नहीं थी जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करो? मेरे पास क्यों आते थे तुम, मुझसे मिलने क्यों आते थे? तो यहाँ पे आर्मिन ये सुन के शर्मा जाता है और वो ये कहता है कि क्या मतलब तुम मेरे को छेड़ रही हो? हिच तो हमेशा मेरे को इस चीज से चिढ़ाती रहती थी कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ, तुम्हें तो पता होनी चाहिए ना ये चीज कि मैं क्यों मिलने आता था। तो एनी कहती है कि नहीं मेरे को तो नहीं पता, तुम बताओ। तो ये दोनों यहाँ पे बेसिकली रोमांस करने लग जाते हैं और ये चीज सोच के यार एनी को भी बुरा लगता है। वो कहती है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी पता नहीं कितने लाखों लोग मारे जा रहे होंगे और हम अपने में ही लगे हुए हैं। वैसे भी तुम तो एक अच्छे इंसान हो जो कि मेरे जैसे दुश्मनों को अपने जाल में फंसा सकते हो। तुमने तो फीमेल टाइटन को भी फंसा लिया था, क्यों है ना? तुम लड़ाई रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना आर्मिन? ये बोल के एनी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन आर्मिन उसको रोकता है और अपने पास बिठा लेता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी काफी मासूम लोगों को मारा है, मिलिट्री को मारा है, मैंने अपने कॉमरेड्स को भी मारा है। मैं तो बस एरन के साथ बाहर की दुनिया एंजॉय करना चाहता था, एक ऐसी दुनिया जिसको हमने सपने में ही देखा था। और अभी भी मैं ऐसा मानना चाहता हूँ कि बाहर ऐसी दुनिया है। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पे ओडिहा डिस्ट्रिक्ट में आ चुके होते हैं। ये लोग इस फ्लाइंग बोट को यहाँ पे सर्विस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको याद होगा कि यार येगरिस ने इस फ्लाइंग बोट के ऊपर एक्सप्लोजिव लगा रखे थे, जिस वजह से कुछ भी गड़बड़ हो तो ये लोग यहाँ पे इस शिप को उड़ा सके, लेकिन उनका प्लान अनसक्सेसफुल था। इस वजह से ये एक्सप्लोजिव अभी भी इस एयर शिप पे लगे हुए होते हैं। दूसरी बार हमें यहाँ पे फैल्को का सीन दिखाया जाता है, जिसको यहाँ पे अभी अभी होश आया होता है और उसको पता चलता है कि रमलिंग यहाँ पे काफी आगे बढ़ चुकी होती है और हो सकता है कि लिबेरियो में जितने भी लोग हैं वो मारे जा चुके हो, इनकी फैमिली भी खत्म हो चुकी हो। यहाँ पे बाहर एनी बैठी होती है और मिकासा एनी को यहाँ पे ओडियम गियर लाके देती है। वो उससे यही कहती है कि तुम्हें नए वाले ओडियम गियर इस्तेमाल करने नहीं आते तो तुम रैनर के साथ जाकर प्रैक्टिस कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे एनी आगे चलने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं बहुत लड़ चुकी हूँ और मैं इसमें आगे नहीं जाना चाहती। इन लोगों को देखो, ये लोग एक छोटी सी उम्मीद लेके अपना पूरा काम कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि अपने होम टाउन में पहुंच पाएंगे, उन लोगों को बचा पाएंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ शांति से अपना टाइम बिताना चाहती हूँ। और वो यहाँ पे आर्मिन को देख रही होती है। मिकासा यहाँ पे पहले एनी को देखती है, फिर वो आर्मिन को देखती है और वो समझ जाती है कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। और वो कहती क्या, कब से, क्या? तो एनी कहती क्या, कुछ नहीं। यहाँ पे एनी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और मिकासा कहती है कि देखो तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आर्मिन हमारे साथ चलेगा, हम लोग एरन के पास जाएंगे और उसको मनाएंगे। तो एनी कहती है हाँ मुझे पता है, तो तुम क्या चाहती हो? क्या तुम इंसानियत को बचाने के लिए एरन को जान से मार डालोगी? तो मिकासा कहती है नहीं, मैं उसे जान से नहीं मारने वाली, वो बस हमसे दूर चला गया है, मैं उसको वापस लेके आ जाऊंगी। यहाँ पे एनी जब मिकासा से उसके मफलर के बारे में पूछती है तो मिकासा यही कहती है कि वो मेरे पास ही है। यहाँ पे दूसरी ओर लीवाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई स्टेयर से नीचे आने लग जाता है, उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं होती। आर्मिन उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज सर आप सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है। तो लीवाई यही कहता है कि हद हो गई यार तुम्हारी, अगर मैं थोड़ी देर और सोया ना तो तुम लोग तो यही समझ लोगे कि मैं शिप पे हो ही नहीं और मैं मर चुका हूँ। मुझे जैसे तुमने बताया कि उस दाढ़ी वाली लड़की को होश आ चुका है, तभी मैंने सोच लिया कि मैं उसके मुंह से हर चीज उगलवाऊंगा जो भी उसको पता है कि एरन कहाँ पे जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब येलेना और एरन मिलकर प्लान बना रहे थे कि ये लोग लिबेरियो के बाद कहाँ पे जा सकते हैं, कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक जगह हो सकती है जिससे इनका प्लान खत्म हो सकता है। तो बेसिकली लिबेरियो के बाद इनका नेक्स्ट टारगेट होता है
फोर्ट साल्टा, जो कि एक एयर रिसर्च फैसिलिटी होती है। वहाँ पे एयरशिप्स बनाई जाती है जो कि रमलिंग को रोकने में भी कारगर हो सकता है। इस वजह से एरन का नेक्स्ट टारगेट यही होता है और येलेना इन लोगों को भी ये सब बता देती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये सबके सब एयरशिप को पूरा मेंटेन करने में लगे हुए होते हैं, उसको ठीक करने में लगे हुए होते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पे पीक कियोमी के पास आती है और वो कहती है कि आपको पता है ना कि फ्लाइंग बोट में जाना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो 2 बच्चे आपके साथ इस शिप में ही रहे। तो कियोमी कहती है कि क्या उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी? तो पीक कहती है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैंने उनको कैबिन में लॉक कर दिया है और उनको पता नहीं है इस बारे में, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी होती है और ये कंटिन्यूअसली इधर काम पे लगे हुए होते हैं इस एयरशिप को मेंटेन करने में। इन सब ने अपने गियर्स पहन लिए होते हैं और लीवा देखता है कि यार अब उसके पास सिर्फ 2 ही उंगलियां बची हुई है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मेरे लिए 2 ही उंगलियां काफी है। एनी यहाँ पे राइनर और पीक से कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ मैं ही होंगी जो लड़ाई में नहीं जाऊंगी। तो पीक कहती है कि वैसे भी तुम कभी भी मारले के लिए ऑनेस्ट नहीं थी, तो चलता है, तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अपने डिसीजन खुद ले सकती हो। यहाँ पे राइनर एनी से माफी मांगता है। वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर उस दिन मैं मार्शल के मरने के बाद तुम्हें और बेटल को अपने साथ घसीट के नहीं लेके जाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, मेरी वजह से ही वो ऑपरेशन चालू हुआ था। अगर हम वापस लौट जाते तो हम अपनी फैमिली के पास वापस चले जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन ये सब मेरी ही गलती है। तो एनी कहती है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, याद है ना मैंने तुम्हारे कितनी बैंड भी बजाई थी, उसके बाद बहुत मारा था मैंने तुम्हें। तो राइनर कहता है कि हाँ वैसे मेरे को उसकी आदत पड़ चुकी है। तो ये सुन के भाई एनी हंसती है और राइनर को हक करती है और राइनर यहाँ पे एनी को यही कहता है कि फैल्को और गाबी का ध्यान रखना। और एनी यहाँ पे वापस शिप में जाने लगती है। ये सब के सब लोग इधर एनी को बाय कहते हैं और आर्मिन भी उसको बाय कहता है, जिसे देख के यहाँ पे एनी उदास होती है और वापस चली जाती है। मिकासा यहाँ पे आर्मिन से कहती है कि है आर्मिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके जाने से? तो यहाँ पे आर्मिन शर्माने लग जाता है बेसिकली और एनी इधर शिप में चली जाती है। हाँ जी, यहाँ पे राइनर और पीक से पूछते हैं कि क्या तुम लोग सच में हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? तुम भी चाहो तो एनी के साथ जा सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि रमलिंग रुकने के बाद एल्डेंस की सिचुएशन क्या होगी, उनके साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पीक यही कहते हैं कि कमांडर मैगथ की लास्ट इच्छा यही थी हाँ जी कि हम साथ मिलकर लड़े, तो ऑब्वियसली हम कहीं नहीं जाने वाले। तो यहाँ पे हाँ जी इंप्रेस हो जाती है और कहती है पीक इसका मतलब ये है कि अगर तुम ट्रांसफॉर्म होगी तो मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ के तुम्हारी टाइटन बॉडी की गर्मी महसूस कर सकती हूँ। तो पीक कहती है कि ओ गॉड इस चीज से मेरे को काफी नफरत है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो लीवा कहता है कि ए चार वाली अभी तक टाइटन से क्रश गया नहीं तुम्हारा? तो हाँ जी कहती है चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हाँ जी लीवा से कहती है कि हे लीवा तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग हमें देख रहे होंगे, वो सारे मरे हुए कॉमरेड्स? तो लीवा कहता है कि अब तुम भी उस बंदे की तरह बात मत करो। तो बेसिकली यार हाँ जी भी अब एरविन की तरह बात कर रही होती है। और जब ये लोग यहाँ पे फ्यूल भरना शुरू कर देते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे पीछे से फ्लॉक आ जाता है भाई और वो यहाँ पे धड़ाधड़ गोलियां चला देता है भाई। सब लोग इधर उधर कूद जाते हैं और मिकासा यहाँ पे अपने ओडियम गियर की वायर से फ्लॉक को जख्मी कर देती है और फ्लॉक की यहाँ पे पहली हालत खराब होती है। इनको यहाँ पे पता चलता है कि फ्लॉक इतनी देर से शिप से लटक के इनके पीछे पीछे आया था अपना मिशन सक्सेसफुल करने के लिए और यहाँ पे वो फाइनली मर चुका होता है, मतलब मर रहा होता है धीरे धीरे करके। यहाँ पे फ्यूल टैंक के अंदर छेद हो चुके होता है। ऑनन कपॉन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि यार अब क्या करेंगे ये लोग, लेकिन ये वर्कर्स होते हैं और वो ये कहते हैं कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं, जल्दी से वेल्डिंग मशीन लेके आओ और हम इसको अभी के अभी ठीक कर देंगे। हाँ जी यहाँ पे इन वर्कर से पूछते हैं कि कितनी देर लगेगी इस काम में? तो ये बंदा कहता है कि अगर हम टिन प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तब भी 1 घंटा लगेगा हमको, जो कि सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है। जैसे ये लोग अपने टूल्स उठाना शुरू करते हैं भाई यहाँ पे रमलिंग होना शुरू हो जाती है। राइनर जल्दी भाग के जाता है बाहर और वो देखता है कि रमलिंग इधर आ चुकी है। दूसरा इधर फ्लॉक कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, वो पूरी तरह से मरा नहीं होता और वो यही कहता है बेसिकली कि यार एरन हमारी होप है और उसको मारेंगे तो हमारा आयरन भी खत्म हो जाएगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा और आयरन के सारे लोग भी मारे जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली ये बोल के वो मर जाता है कि एरन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ जी उसकी आंखें बंद करती है और कहती है कि हमें पता है कि वो हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते क्योंकि हमें सही चीज करनी है ऑब्वियसली, है कि नहीं। यहाँ पे आर्मिन यही सोचता है कि वो अपने कॉलोसल टाइटन में बदल के थोड़ी देर के लिए इन सारे वॉल टाइटन्स को रोकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन राइनर उसको रोक देता है और वो कहता है कि हे नहीं तुम ही उस जो एरन को मना सकते हो, तो तुम नहीं जाओगे मैं जाऊंगा। लेकिन हाँ जी पीछे से आती है और वो कहती है कि शांत हो जाओ तुम सब, मैं हूँ कमांडर और ऑब्वियसली बात है कि मैं अब और टाइटन पावर का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी, तुम्हें अपनी ताकत बचा के रखनी है, मैं ही हूँ जो तुम्हें इतने समय से आगे लेके आई हूँ, तो अब ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। आर्मिन आर्लेट मैं तुम्हें स्काउट रेजिमेंट का 15वां कमांडर घोषित करती हूँ, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो कि एक कमांडर के अंदर होनी चाहिए। और हाँ वैसे एक बात बताओ, अब लीवा तुम्हारे अंडर आ जाएगा तो तुम उसकी भी ऐसी तैसी कर सकते हो, क्यों? तो चलो फिर ठीक है मैं चलती हूँ ऐसे दोस्तों। तो यहाँ पे वो काफी खुश होने की कोशिश करती है और लीवा उसको रोकता है और लीवा ऐसे वो कहती है कि हे लीवा देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरा भी समय आ चुका है और मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को बिल्कुल जितना कूल होके दिखा सकती हो उतना दिखा रही हूँ। यहाँ पे लीवा काफी ज्यादा सैड होता है। यार तुम खुद देखो यार, लीवा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है ह्यूमैनिटी का, इसका मतलब ये भी है कि यार हर लड़ाई के बाद लीवा बच ही जाता है और उसने अपने सामने
काफी लोगों को मरते हुए देखा है यार, कमांडर्स को मरते हुए देखा है। लीवाई के दिल पे काफी बड़े बोझ है। यहाँ पे वो हांजी के दिल पे हाथ रखता है और वो यही कहता है कि शिंजो ससागे हो, जिसे देख के यहाँ पे हांजी थोड़ा शॉक हो जाती है और वो यही कहती है कि हे तुम्हें पता है मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुने हैं, शिंजो ससागे हो, चलो चलती हूँ मैं इधर से। यहाँ पे ये लोग भाई हांजी की तरफ भागना शुरू करते हैं और हांजी यहाँ पे उड़ के अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल करके वॉल टाइटन्स के पास जाना शुरू कर देती है। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे साउंड ट्रैक काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। मेरे को लग रहा था कि काफी अजीब है लेकिन अच्छा है, क्योंकि हांजी हमेशा से ही टाइटन्स के बारे में जानना चाहती थी और वो यहाँ पे आते साथ पहली चीज जो बोलती है वो ये होती है कि टाइटन सच में काफी कमाल के हैं। यहाँ पे वो इन टाइटन्स की वाट लगाना शुरू कर देती है अपने थंडर स्पीयर से और साथ ही साथ ओडियम गियर का इस्तेमाल करके भी वो इनको मारना शुरू करती है। जब उसके थंडर स्पीयर खत्म हो जाते हैं तो मतलब ओडियम गियर से यहाँ पे वॉल टाइटन्स को मारना कोई हलवा वाली बात नहीं है। यहाँ पे दूसरी ओर ये लोग वेल्ट वगैरह कर रहे होते हैं और यहाँ पे हांजी कंटिन्यूअसली जितने ज्यादा वॉल टाइटन्स को मार पाती है उतने ज्यादा वॉल टाइटन्स को मार के गिराती है। वो देखती है कि अभी तक ये लोग यहाँ पे अपने एयरशिप से नहीं निकले होते हैं लेकिन वो फिर भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम इनको देने की कोशिश करती है वॉल टाइटन्स को गिरा के। वॉल टाइटन्स गिरते हैं, इस वजह से पीछे वाले टाइटन्स भी उनके ऊपर गिर के नीचे गिरने लग जाते हैं। ओके, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात। यहाँ पे ये लोग फ्यूल टैंक में फ्यूल वगैरह भर देते हैं और प्रोपेलर स्टार्ट हो जाती है, लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सब के सब लोग यहाँ पे एयरशिप को धक्का लगाना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद ये टेक ऑफ करने वाले होते हैं तो एक टाइटन के काफी ज्यादा पास आ जाते हैं तो हाँ जी उस टाइटन को भी मार के नीचे गिरा देती है यार। मतलब सिर्फ ब्लेड्स के तौर पे इतना ज्यादा हार्ट टचिंग सीन है। यहाँ पे हांजी के खुद के कपड़ों में आग लग चुकी होती है और सच में भाई मेरे को इस सीन पे तो रोना ही आ गया था कसम से। मैं अभी तक नहीं रोया, मेरे को लग रहा था कि यार मापा जो यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन बना रही है वो काफी ज्यादा वो खो गया है, जो अटैक ऑन टाइटन का जो जादू है। इवन मांगा पढ़ने के बाद भी मैं इतना ज्यादा फील कर पा रहा हूँ इस स्टोरी को यार। सच में यहाँ पे हांजी मरते दम तक, लिटरली मरते दम तक वो यहाँ पे टाइटन्स को मारती रहती है जब तक ये लोग सेफली यहाँ से नहीं निकल जाते हैं। और फाइनली ये लोग यहाँ पे जब एयरशिप से उड़ना शुरू कर देते हैं तो ये लोग पीछे देखते हैं कि यार हांजी पूरे जल के नीचे गिर चुकी होती है, जो कि काफी हार्ट टचिंग सीन होता है। ये लोग यहाँ पे सब रो रहे होते हैं, इनके साथ साथ मैं भी रो रहा था लिटरली। आप जब एपिसोड देखोगे तो सच में आप भी रोगे, इतना ज्यादा हार्ट टचिंग सीन है ये। इवन ऑन इनका पॉन तक रोता है और सबको यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है। लीवाई यही कहता है कि हाँ जी फिर देखते रहना मेरे को। तो ऑब्वियसली बात है यार, ये जितने भी सीनियर जो भी हमारे थे बचे हुए थे, पिक्सस हो गया, एरविन हो गया और जितने भी कमांडर्स थे, हांजी हो गई, इनके साथ सिर्फ लीवाई ही था जो कि अभी तक जिंदा बचा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है कितना बुरी बात है यार, ये काफी फील करने वाली बात है। यहाँ पे शिप में ये लोग भी निकल चुके होते हैं, क्योमी आनी वगैरह, ठीक है ना, ये शिप में निकल चुके होते हैं और रमलिंग पीछे अपना कहर मचा रही होती है। ओके, यहाँ पे हांजी देखते हैं कि वो नीचे पड़ी होती है और वो ये सोचते हैं कि एयरशिप कहाँ गई। तो यहाँ पे पीछे से आवाज आती है कि चिंता मत करो वो उड़ चुकी है। यहाँ पे सारे के सारे वो कॉमरेड्स होते हैं, एरविन होता है जो कि कहता है कि हाँ जी तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभाई। तो हाँ जी यहाँ पे यही कहती है कि एरविन और बाकी सब, तुम्हें पता है तुमने मेरे को कमांडर बना के सबसे बड़ी सिरदर्दी दे दी, दिमाग खराब हो गया यार मेरा, तुम्हें पता है इतनी सारी चीजें हुई और वो बेवकूफ एरन हद हो गई। तो यहाँ पे एरविन कहते हैं ठीक है शांत हो जाओ, सांस लो, हम सब यहीं पे हैं और तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। दूसरे यहाँ पे हमें फिर से एयरशिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई हमें बताया जाता है कि आधा ही फ्यूल टैंक फिल हो पाया था, इनके पास ज्यादा टाइम ही नहीं था और ऑनन कोपॉन यही कहता है कि चिंता मत करो, हांजी की लास्ट विश ये थी कि मैं इस एयरशिप में तुम लोगों को फोर्ट साल्टा तक लेके जाऊं और मैं जरूर लेके जाऊंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं, तो प्लीज उसके बदले रमलिंग को रोक देना। तो आर्मिन यहाँ पे यही कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे वो अंदर आता है और वो कहता है ठीक है फिर दोस्तों चलो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो कैप्टन और पीक के हिसाब से फाउंडिंग टाइटन कुछ ऐसा दिखाई देता है। पीक कहती है कि वैसे नॉर्मल टाइटन को देखा जाए तो उसके नेप में ही उसकी बॉडी होती है। तो लीवाई कहता है कि क्या होगा अगर वो अपने वॉर हैमर टाइटन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके नेप में हो ही ना। तो आर्मिन कहते हैं इसका मतलब ये है कि हमें पता ही नहीं है कि एरन किधर है। तो पीक कहती है कि फिर तो तुम पूरे ढांचे को उड़ा के रख सकते हो, याद है ना जैसे तुमने लिबेरियो के नेवल पोर्ट को उड़ाया था अपने कोलोसल टाइटन की मदद से। तो आर्मिन कहते हैं कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो मिकासा ये सुन के शौक हो जाती है और आर्मिन कहता है कि ये हम सिर्फ तभी करेंगे जब एरन से बात करने में नाकाम हो जाएंगे, ये बिल्कुल हमारा आखिरी चारा होगा। तो लीवाई कहता है अच्छी बात है, आखिरी चारा होना चाहिए, लेकिन एरन ज़ीक की मदद से फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल कर रहा है, क्यों ना हम उस बंदर को भी मार डाले, तो ये रमलिंग रुक नहीं जाएगी। तो आर्मिन कहते हैं कि हाँ वैसे देखा जाए तो कैप्टन ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पीक कहती है कि हमें ज़ीक की लोकेशन भी नहीं पता है। लीवाई कहता है ठीक है फिर उस बंदर को ढूंढ के निकालेंगे हम उन हड्डियों के ढांचों में से, मैं उसको संभाल लूंगा, बस तुम लोग मेरी थोड़ी मदद कर देना। तो जीन कहता है कि हाँ कैप्टन हम साथ ही हैं, मैंने वैसे भी इस फ्लाइंग बोट को पाने के लिए अपने कई कॉमरेड्स को मारा है, तो मैं उनकी मौत को जाया नहीं जाने दे सकता, रमलिंग रोकने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कॉनी कहता है कि मैंने सैमुअल और डैश को मार डाला था, अपने जान पहचान वालों को मैंने जान से मार डाला, जबकि वो मेरे को धोखेबाज कह रहे थे और मैं उनसे कह रहा था कि मैं दुनिया बचाने के लिए सब कर रहा हूँ। हे रायना अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे बेटोल्ट और एनी के ऊपर क्या बीत रही होगी, तुम्हारे लिए भी वो चीजें काफी हार्ड होंगी। तो ये लोग यहाँ पे बेसिकली एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की कोशिश नहीं करते, इनको अपने बीच की कॉमन चीजें समझ आती है कि हाँ ये सब के सब एक ही
है। तो यहाँ पे जब कॉनी परेशान हो रहा होता है तो रायनर कॉनी से ये कहता है कि चिंता मत करो कॉनी, अभी के लिए हम जितने भी बाकी लोग बचे हुए हैं उनकी जान बचा सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। जीन यहाँ पे रायनर से कहता है कि मैं भी गलत था जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा निकाला, क्योंकि वैसे देखा जाए तो तुम और मैं बिल्कुल एक ही है। तो रायनर कहता है कि वैसे लिबेरियो की अटैक की रात को एरन ने भी मेरे से सेम यही बात बोली थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि एरन क्या चाहता है, वो क्या सोच रहा है। वो जरूर यही चाहता है कि हम उसको जाकर रोक ले, मतलब तुम खुद सोचो। तो आर्मी कहते हैं कि हाँ वैसे मैं भी यही सोच रहा था कि एरन सारे टाइटन्स और एल्डियंस को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर उसके रम्बलिंग एक्टिवेट करने के बाद भी हम अपने टाइटन्स का इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हैं, जबकि उसे पता है कि हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो पीक कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि एरन जानबूझ के हमें ऐसा करने दे रहा है। तो आर्मिन कहते हैं कि हाँ शायद वो ये देखना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे। रायना कहता है कि एक इंसान चाहे कितना भी टफ हो, लेकिन इतने सारे लोगों की जान लेना ये सच में कोई भी इंसान सह नहीं सकता। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कब का फाउंडर की ताकत किसी और को दे देता, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं यही चाहता कि कोई आके मेरे को रोक ले या फिर जान से मार डाले। तभी ये सबके सब लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं फिर से, और काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो लीवा कहता है क्या मतलब उसने हमारी बातें सुन ली क्या। तो ये लोग यहाँ पे एरन को बुलाना शुरू कर देते हैं और मनाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तुम हमारी वजह से ये सब कर रहे हो, लेकिन तुमने इतना सब कुछ कर दिया है कि अब अगले हजारों सालों तक पैराडाइज आइलैंड के ऊपर कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा, तो तुम प्लीज अब रुक जाओ और वापस आ जाओ। यहाँ पे मिकासा भी एरन को बुलाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि प्लीज ये सब रोक दो और ऐसा मत करो। लीवा भी उसको कहता है कि अगर तुम अभी वापस आ गए तो मैं तुम्हें लातों से नहीं बजाऊंगा, तो वापस आ जाओ, सुन रहे हो मेरी बात। तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद एरन बोलना शुरू करता है कि रम्बलिंग तो नहीं रुकेगी, मैं पैराडाइज आइलैंड का फ्यूचर इस एक चांस के ऊपर नहीं छोड़ सकता कि हजारों सालों तक वो आंख उठा के नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे लीवाई देखता है कि कोऑर्डिनेट के पास उधर एरन खड़ा होता है, तो इस चारों के चारों भाई एरन की तरफ भागना शुरू करते हैं। आर्मिन ये पूछता है कि फिर हम अभी भी टाइटन्स की ताकत का इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे कितनी भी देर बात कर सकते हैं, क्यों है ना, तो प्लीज हमसे बात करो, हमसे और दूर मत जाओ। एरन कहता है कि आजादी पाने के लिए मैंने दुनिया से उनकी आजादी छीन ली, लेकिन तुम तो मेरे अपने लोग हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छीनने वाला, तुम अपनी ताकत को इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये जो भाग रहे होते हैं एरन की तरफ, तो ये देखते हैं कि पीछे से घूम के फिर से रायनर और लीवाई और पीक के पास ही पहुंच जाते हैं, और ये लोग एरन के पास जा ही नहीं सकते, तो ये लोग यहीं आ जाते हैं। एरन कहता है कि तुम आजाद हो दुनिया को बचाने के लिए और मैं आजाद हूँ आगे बढ़ने के लिए, हम सब आजाद है। अगर हम दोनों ही अपनी जिद पे अड़े रहेंगे तो हमारा आमना सामना होगा और हमारे पास सिर्फ एक ही चारा बचेगा, जो कि होगा ताताकाई, यानी कि लड़ना। तो आर्मिन कहता है कि फिर तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। तो एरन कहता है कि ये बताने के लिए कि बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एरन यही कहता है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए मेरे को जान से मारना पड़ेगा, तुम आजाद हो, जो भी करना है कर सकते हो। ये लोग फिर से यहाँ पे प्लेन में आ जाते हैं और रायनर कहता है ऐसा लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक थी। ये लोग यहाँ पे काफी निराश हो जाते हैं कि ये जो सोच रहे थे कि एरन को जाकर मना लेंगे, उसको समझा लेंगे, ये प्लान तो पहले ही फेल हो चुका है। तो लीवा कहता है कि लगता है बातचीत तो हो नहीं सकती, तो अब हम क्या करेंगे कमांडर। यहाँ पे आर्मिन बेचारा वैसे ही परेशान होता है कि यार वो क्या करे क्या नहीं। दूसरी बार हमें यहाँ पे शिप का सीन दिखाया जाता है। इधर मिस कियोमी को पूरा यकीन होता है कि मिकासा और बाकी सब मिलके इस रम्बलिंग को रोक देंगे। यहाँ पे कियोमी को भी काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है, क्योंकि उसी की वजह से ज़ीक और एरन की मीटिंग हुई थी। वो यही कहते हैं कि इस चीज का बोझ मैं अपने ऊपर लेके कैसे जीऊंगी, काश मैं अपना समय चेंज कर पाती, मैं अपनी चॉइसेस चेंज कर पाती, मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ पे एनी कहती है कि लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, काफी लेट हो चुका है। तभी गाबी और फैल्को इधर आते हैं और फैल्को बताता है कि उसको यहाँ पे कुछ ड्रीम्स दिखाई दिए, कुछ मेमोरीज जो कि गैलियार्ड नहीं बल्कि ज़ीक की थी। और ऑब्वियसली यार मिस्टर ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड की मदद से ही फैल्को एक टाइटन बना था। और गाबी यहाँ पे यही बोलती है कि फीमेल टाइटन के पास एबिलिटीज है कि वो बाकी टाइटन्स की ताकतों को अपनी बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्यों है ना। तो एनी कहते हैं कि हाँ उस चीज के लिए मेरे को काफी ऐसी तैसी करनी पड़ी थी, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है, फीमेल टाइटन ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पे गाबी और फैल्को दोनों आपस में बोलने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो ये शोर मचाने लग जाता है, तो एनी इनको डांट के अंदर भेजती है और कहती है हे चुप हो जाओ, इतना शोर मत मचाओ, अंदर जाओ। थोड़ी देर बाद वो यही कहती है कि तुमने कहा कि तुमने ज़ीक की मेमोरी देखी, क्या देखा तुमने। तो फैल्को कहता है कि मुझे जो मेमोरी सबसे ज्यादा दिखती है वो है बादलों के ऊपर उड़ना, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। मैंने 20 टाइटन की पुरानी मेमोरीज को देखा है और ऐसा पॉसिबल है मेरे ख्याल से। दूसरी ओर यहाँ पे हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और ट्रेन में इधर मिस्टर लियोनहार्ट ने लोको पायलट को बंदी बना रखा होता है और वो ये कहता है कि जल्दी से वहां पे अगर एयरशिप्स हुई तो हम उनका इस्तेमाल करके इधर से निकल सकते हैं। एनीवे यहाँ पे सब के सब लोग होते हैं, करीना होती है जो कि रायना की मॉम होती है, गाबी के पेरेंट्स होते हैं, इवन पीक के भी पेरेंट्स होते हैं, मतलब उसके पिता, ठीक है ना। और ये लोग काफी टेंशन ले रहे होते हैं कि यार उनका क्या हो रहा होगा, वो तो डेविल के आइलैंड पे है, वो जिंदा होंगे भी या नहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एयरशिप्स यहाँ से उड़ना शुरू हो जाती है और मिस्टर लियोनहार्ट ये कहता है कि जल्दी जल्दी तेजी से ट्रेन चलाओ, अगर वहाँ पे एक भी बची होगी तो हम उसको इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि रमलिंग काफी पास आ चुकी होती है, इनको काफी दूर से ही स्टीम दिखाई दे रही होती है। ये लोग जब यहाँ पे ऊपर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे एक भी एयरशिप नहीं बची होती है। ये सब लोग उम्मीद हार जाते हैं और यही सोचते हैं कि अब ये लोग करेंगे क्या, कहाँ पे जाएंगे ये लोग। तो लोको पायलट यहाँ पे कहता है कि ये सारी की
सारी एयरशिप्स तो उन टाइटन्स की ओर जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग बॉम्बिंग करने वाले हैं, उनके ऊपर बॉम्ब गिराने वाले हैं। अब तो इन टाइटन्स की वाट लगेगी, देखना। तभी यहाँ पे कमांडर होता है जो कि होता है मिस्टर म्यूलर, ठीक है ना। वो ये कहता है कि हमारी सारी की सारी एयरशिप्स आगे बढ़ चुकी है और जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे बचे हुए हैं इस फोर्ट में, ये शायद इंसानियत के आखिरी लोग बचे हुए हैं और हमें अपनी पूरी जी जान लगानी है इन टाइटन से लड़ने में, अपना पूरा बेस्ट देना है लोगों को बचाने के लिए, जितने भी लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। इतने समय से हमने उन आइलैंड वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई है, उनको बहुत बुरा भला माना है। वो भी हमारी तरह सिर्फ एल्डेंस ही थे, लेकिन हमने उनके साथ काफी बुरा बिहेव किया और इसी नफरत की वजह से एक मॉन्स्टर पैदा हुआ जो कि अब हमारे ऊपर वो नफरत बरसाने के लिए आ चुका है। अगर मुझे फिर से एक फ्यूचर देखने का मौका मिलता है, अगर मैं फिर से जिंदा बचता हूँ, तो मैं वो गलती फिर से दोबारा नहीं करूंगा, ये मैं कसम खाता हूँ। यहाँ पे करीना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो यही सोचती है कि जब वो रायनर को बचपन से पाल रही थी तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि रायनर यहाँ पे मिलिट्री में आ जाए, जिससे कि इनको अच्छी लाइफ देखने को मिले। हमेशा से ही उसने रायनर को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया था। ये रियलाइज करके उसको काफी ज्यादा रोना आता है और वो ये सोचती है कि उसने अपने बच्चे को कभी भी ठीक से नहीं रखा और अब ये मोड़ आ चुका है कि ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये चीज इन सभी को यहाँ पे रियलाइज होते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं। ये सारी की सारी एयरशिप्स यहाँ पे फाउंडिंग टाइटन के ऊपर पहुंच चुकी होती है अप्रोक्सीमेटली, और फाउंडिंग टाइटन जब इनको देखता है तभी यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसे देख के सबके सब लोग डर जाते हैं और म्यूलर कहता है कि जल्दी से अटैक टाइटन के अंदर एक मूवमेंट हो रही है तो बॉम्बिंग करना शुरू कर दो। ये लोग यहाँ पे बड़े बड़े तेल के कैंस को नीचे गिराना शुरू कर देते हैं, पेट्रोल के कैंस, डीजल के कैन, जो भी होते हैं, जो भी चलने में मदद करे। ये सब के सब कैंस भाई वॉल टाइटन्स के ऊपर गिरते साथ ही फटने लग जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर से हीट इतनी ज्यादा निकल रही होती है कि इनको आग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे भाई मौत का मंजर चल रहा होता है। इन लोगों को पता होता है कि एयरशिप से ये लोग इतने बॉम्बिंग करते नहीं है, इस वजह से इनकी सक्सेस रेट इतना ज्यादा नहीं है। तो म्यूलर इन सबको ये कहता है कि फिर भी बॉम्ब बरसाते रहो, एक भी टाइटन बचना नहीं चाहिए, हमें अपना पूरा बेस्ट देना है। ये बॉम्ब जब गिर रहे होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो टाइटन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ था, ये बीस्ट टाइटन होता है। यहाँ पे बीस्ट टाइटन अपने हाथ से यहाँ पे काफी क्रिस्टल्स फेंकना शुरू कर देता है, जिससे कि ये सारी की सारी एयरशिप्स यहाँ पे फटना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद ये सारी की सारी एयरशिप्स नीचे गिर जाती है और इन लोगों की आखिरी होप भी इधर खत्म हो जाती है। ये सब यहाँ पे काफी उदास होकर देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची देखती है कि आसमान से कुछ आ रहा है। ये और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे एयरशिप होती है और इनका फ्यूल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, लेकिन भाई ऑनन कपूर ने ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंचा दिया है। ये तूफान के अंदर से जा रहे होते हैं और ये मेरा सेकंड फेवरेट सीन है इस एपिसोड का। काफी अच्छे ग्राफिक्स और काफी अच्छी एनिमेशन की गई है। ऑनन कपूर इन सबको कहता है भाई अब ये पता नहीं कितना चलेगा नहीं चलेगा, जल्दी से यहाँ से कूद जाओ, मैं तुम्हें फाउंडिंग टाइटन के ऊपर लेके आऊंगा, मौका मत छोड़ना, ठीक है ना, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं होगा। यहाँ पे बीस्ट टाइटन एयरशिप के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे ये सबके सब लोग यहाँ पे किसी तरह बच बचा के अपनी एयरशिप में फाउंडिंग टाइटन के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट ऑनन कपूर को जाता है। और फाइनली ये जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो सबके सब यहाँ पे भाई काफी स्टाइल से नीचे कूद जाते हैं और यहाँ पे मिकासा कूदती है और मेरे को एक बार को लगता है ये तो लीवा है, लेकिन यार लीवा के मुंह पे तो पट्टी है, तो यार काइंड ऑफ मिकासा और लीवा को काफी हद तक सेम बनाया। ये सबके सब लोग इन पत्थरों से, क्रिस्टल से बच बच के फाउंडिंग टाइटन के स्केलेटन में आ जाते हैं और अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। इधर रायनर भी आता है और वो अपने आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होके बीस्ट टाइटन के ऊपर हमला कर देता है और उसको साइड में गिरा देता है। इधर पीक भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ऑनन कपूर यहाँ पे क्रैश लैंडिंग करने की कोशिश करता है फाउंडिंग टाइटन के स्केलेटन के ऊपर, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि उसको एक प्रॉपर सरफेस नहीं मिलता है। यहाँ पे म्यूलर समझ जाता है कि ये सारे के सारे टाइटन्स है और कुछ लोग हैं जो कि अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सिर्फ डेविल्स के आइलैंड पे होता है। इसका मतलब ये है कि डेविल वाले जो भी एल्डेंस है वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, जिससे कि इन सभी लोगों को यहाँ पे काफी होप मिलती है। आर्विन यहाँ पे स्केलेटन के ऊपर लैंड करता है और वो यही कहता है कि एरन, मैं तुमसे फिर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम आजाद कैसे हो जब हम तुम्हें थोड़ी देर में ही इस चीज से बाहर निकालने वाले हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और यार नेक्स्ट एपिसोड आएगा एक हफ्ते बाद। इस चैनल पे ट्यून रहना और अगर ये एपिसोड की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि कहाँ देखो फलाना ठिकाना, ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जाके सब कुछ मजा ले सकते हो पूरा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो यार, काफी मजा होता है उधर। मैं भी बात कर लूंगा तुम लोगों से वहाँ पे अगर मैं अवेलेबल रहा तो, लेकिन जाके ज्वाइन कर सकते हो, मजा आएगा, ठीक है ना। इन दी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है। तो यार रात भर जग के वीडियो बना रहा हूँ, मतलब और क्या ही कर सकता हूँ यार मैं तुम लोगों के लिए, यार इतना तो करना ही पड़ेगा। बट फिर भी यार थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ, अच्छा तो लगे मेरे को यार। इस बार तो कुछ कर दो धमाकेदार यार, कि मेरे को लगे कि यार क्या बात है यार, क्या बात है। अब तो रात में वीडियो बनाने का मजा ही कुछ और हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे थॉट्स आने चाहिए मेरे पास। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।